हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र करने जा रहा हूं। इस वीडियो में जो कि निर्मला सीतारमन, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री है, सॉरी, उन्होंने परसों आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उन्हीं आंकड़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन ये जीएस में पढ़ाता हूं। इसके साथ साथ सोशल जस्टिस आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूं और इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ाता हूं। ये मैं जीएस में पढ़ाता हूं। इसके अलावे मैं पीएसआईआर ऑप्शनल मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ाता हूं। इसमें से भी जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, सोशल जस्टिस है, आईआर है, मुख्यतः मुख्य परीक्षा के ही विषय हैं, लेकिन इक्के दुक्के क्वेश्चन इसमें प्रारंभिक परीक्षा में भी रहते हैं। इसलिए आप मानकर चलिए मैं प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए क्लास लेता हूं। आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो ऑनलाइन मेरा नंबर डायल करके, और पैसा बहुत कम रखा गया है चूंकि ऑनलाइन क्लास है, पैसा बहुत कम रखा गया। हालांकि पेन टैब का प्रयोग करके डायग्राम वगैरह मैं वैसे ही बनाता हूं जैसे कि मैं नॉर्मल क्लास में बनाता था। मैं कुछ बड़े संस्थानों से जुड़ा रहा हूं। इस समय मैं बड़े संस्थानों से जुड़ा हुआ नहीं हूं। इस समय मैं ज़्यादातर क्लास ऑनलाइन ही लेता हूं, और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं तो घर से भी मैं लेता रहता हूं। तो आप लोग मेरा इंडिविजुअल अकाउंट लेकर के उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहरहाल आज मैं आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी लोग पता है कि क्लोजिंग ईयर यानी जो वित्त वर्ष समाप्त होने वाला है, उससे रिलेटेड आर्थिक जो निष्पादन है, जो परफॉर्मेंस है, यानी देश की जनता को ये जानने का हक है कि पिछले बार जो सरकार ने बजट पेश किया था, जो कि एक अनुमान है अगले वित्त वर्ष के लिए, उसका प्रभाव क्या रहा। दूसरे शब्दों में नागरिकों के जीवन में क्या बदलाव हुआ या सरकार की नीतियों में क्या बदलाव हुआ, पार्लियामेंट के माध्यम से लोगों को बताने के लिए पिछले साल के आंकड़े सरकार देती है। यह भी एक दस्तावेज है जिसे हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वास्तव में जो हम अचीव कर चुके हैं उससे रिलेटेड होता है। जो हम अचीव कर सकते हैं यानी अनुमान पर आधारित जो होता है वो उसे हम बजट कहते हैं। जबकि पिछले साल जो वास्तव में हम अचीव कर चुके हैं और जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो कि इस साल 31 मार्च 2025 तक खत्म हो जाएंगी, जो पिछले साल 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुई थी, यानी एक वित्त वर्ष में जो हमने अचीव किया है, उसके बारे में जब लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं उसे हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। आपको हम बताते चलें, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण हो या बजट हो, आम बजट जिसको हम कहते हैं, इन दोनों को तैयार करने में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आर्थिक मामलों का विभाग बैंकिंग से रिलेटेड सभी काम देखता है, साथ ही बजट को भी तैयार करता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि बजट तैयार करने में आर्थिक मामलों के विभाग की, वित्त मंत्रालय के बहुत बड़ी भूमिका होती है। और यह बजट मुख्य आर्थिक सलाहकार के देखरेख में तैयार किया जाता है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण में तो उसी की प्रमुख भूमिका होती है। उसमें तो पॉलिटिकल डायरेक्शन भी काम नहीं करता, राजनीतिक दिशा निर्देश जो बजट में काम, बजट एक्चुअली लोगों को यह बताने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार अपने नीतिगत फैसले इस तरह से लेगी और लोगों के ऊपर इसका इस तरह से असर होगा। दूसरे शब्दों में आर्थिक नीतियों के माध्यम से सरकार ओवरऑल अपने नीति को स्पष्ट करने जिसमें राजनीतिक नीति भी शामिल है, करना चाहती है। इसे लेकर के आम बजट आता है। इसीलिए आम बजट आगे सरकार क्या करने वाली है इसका एक रिफ्लेक्शन होता है, लोकसभा के माध्यम से लोगों को बताया जाता है।
इसीलिए इसको सार्वजनिक किया जाता है। इसे बहुत गोपनीय तरीके से तैयार किया जाता है कि बजट के पहले कोई लीकेज ना होने पाए। ब्रिटेन का इतिहास बहुत बुरा है। जब ब्रिटेन में इसी तरह की एक सूचना लीक हो गई थी और उससे अरबों रुपए का वारा न्हेरा हो गया था रातों रात। यानी बजट तुरंत तो लागू नहीं होता, बजट तो लागू होता है 1 अप्रैल से, लेकिन बजट जिस दिन प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद तो ये सार्वजनिक हो ही जाता है। तो उसके पहले अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक कर जाए तो बजट जो अगले दिन प्रस्तुत किया जाएगा वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी मेन कारोबार जो है वो रातों रात निपटा लिए जाएंगे या अगले दिन ही पिछले दिन ही निपटा लिए जाएंगे। तो ब्रिटेन की इस घटना के बाद 10 दिन तक इसे गोपनीय रखा जाता है। इसीलिए इसमें तमाम अधिकारियों को, जो कि मंत्री और नेता नहीं है, हाउस अरेस्ट रखा जाता है। उनके परिवार से उनको संपर्क करने की छूट होती है, लेकिन वो कोई और व्यक्ति सुनता रहता है, टेलीफोनिक कनेक्शन नहीं होता है। और ये इस तरह से बजट तैयार किया जाता है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कारण ये कि आर्थिक सर्वेक्षण तो जो हो चुका है उससे रिलेटेड होता है, उसमें गोपनीयता बरतने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण इस बात का इंडिकेशन ज़रूर होता है कि आने वाले समय में सरकार क्या कर सकती है, यानी बजट में वो किन बातों पर बल दे सकती है। तो हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड कुछ बातें करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा परसों परसों यानी शुक्रवार को निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। कल शनिवार को, जो कि कल 1 फरवरी थी, तो कल उन्होंने आम बजट पेश किया, जो कि जिसमें बहुत होहल्ला मचाया गया है। 12 लाख रुपए तक टैक्स को जीरो कर दिया गया। उससे रिलेटेड चीज़ें बजट के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अब बहरहाल फोकस आर्थिक सर्वेक्षण पर है। आर्थिक सर्वेक्षण में तमाम बातों को टच किया गया, जैसे सालाना जो आर्थिक विकास दर है, यानी जिसको हम जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं, वो 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। जो आर्थिक सर्वेक्षण उसके अनुसार इस समय वह 6.4% के आसपास चल रहा है। यह 6.3 से 6.8% के बीच रह सकता है 31 मार्च 2025 को, जब पिछला वित्त वर्ष समाप्त होगा। तो बहरहाल अभी यह 6.4% के आसपास चल रहा है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जबरदस्त खरीफ की फसल तेजी से बढ़ी है, उसका उत्पादन बढ़ा है, जिसके कारण कृषि विकास दर में भी वृद्धि हुई है। 1647.05 मीट्रिक टन खरीफ का उत्पादन हुआ। खरीफ में धान वगैरह सब आते हैं, तो इनका उत्पादन हुआ है। भारत में उसे सबसे ज़्यादा धान ही पैदा होता है, गेहूं दूसरे नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से धान के पैदावार या अन्य चीज़ों के पैदावार में जो खरीफ से रिलेटेड है, 1647.05 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, जो कि एक, यानी इतना उत्पादन वृद्धि नहीं हुई है, इतने का उत्पादन हुआ है। यह एक रिकॉर्ड को बताता है। इससे यह वास्तव में आप कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास दर के कारण ही कृषि विकास दर जो 4% तय किया गया था जुलाई 2000 में, जब नीतीश कुमार केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तो उसे 3.8% की रेट से अचीव किया गया है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। एफडीआई जो कि 47.2 बिलियन यानी अरब अमेरिकी डॉलर था, वो बढ़ करके 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। यानी ईयर ऑन ईयर, यानी वर्ष से वर्ष का मिलान करने पर यह वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। यानी इस साल एफडीआई जो बढ़ा है पिछले वित्त वर्ष के दौरान, जो दिसंबर 2024 तक का आंकड़ा प्रस्तुत करता है, वह 55.6% नहीं, 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर रहा है। यानी पिछला जो एफडीआई है 47.2 अरब अमेरिकी डॉलर, उसमें इतनी वृद्धि दर्ज की गई है। ओवरऑल
जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो एफडीआई कारण बढ़ा है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण बढ़ा है, 640.3 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर रहा है। दूसरे शब्दों में, जो लोग बाहर से डॉलर लेके आते हैं भारत के भीतर या किसी देश के भीतर, दूसरे देश के लोग जो लोग आते हैं, वो दो तरह से पैसा लगाते हैं। एक तो एफपीआई यानी शेयर में लगाते हैं, जिसे हम एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो तो जब चाहे बेच करके अपने घर वापस जा सकते हैं, पैसा लेकर के झुंझुना बजाते हुए आते हैं, झुंझुना बजाते हुए चले जाएंगे। लेकिन सरकारें एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रमोट करती हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री में, जमीन जायदाद में, सर्वेंट अधिकारी और कर्मचारी के क्वार्टर में, या एडवर्टीजमेंट प्रमोशन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आदि में खर्च किया जाता है, जिससे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो सरकारें अगर सामान बेचकर यानी एक्सपोर्ट अर्निंग के द्वारा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को नहीं बढ़ा पाती, विदेशी मुद्रा के भंडार को नहीं बढ़ा पाती, तो वे एफडीआई को प्रमोट करती हैं। एफडीआई तभी आता है, यानी बाहर से कोई पैसा आपके देश में ले करके तभी आएगा जब यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने की स्थिति सरल होगी। अगर वह जटिल होगी, अगर वो नौकरशाही के मकर जाल में फंसी रहेगी, लाल फीता शाही रहेगा, तो कैसे कोई बाहर से यहाँ पैसा लगाने आएगा, खास करके उस देश से जिसके पास पैसा है और जो घरेलू मोर्चे पर आराम से निवेश करने के का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल वहाँ परिवेश पाता है। लेकिन भारत में वह स्थिति बनानी पड़ेगी, इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 47.2 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में ये बढ़ करके 55.65% बढ़ा है। और इस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी वृद्धि हुई है, जो 20 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब बढ़ा है, यानी 620 की जगह 640.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो कि 650 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास ही कहा जाएगा, हो ही जाएगा ये वित्त वर्ष खत्म होते होते, जो 31 मार्च को खत्म होगा। एफडीआई इनफ्लो के बारे में हम लोग बजट में भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से 47.2 से 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर, ये करीब 7.9% की वृद्धि है। यानी बाहर से जो देश के भीतर पैसा आया, उसमें वह बढ़ करके, यानी पिछले साल 47.2 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर ज़्यादा आया था। इस बार 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर उसकी तुलना में आया है, यानी 47 पर 56 जो है 7.9% के वृद्धि दर को दर्शाता है। इतना ज़्यादा आया है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई है और अन्य जगहों पर भी ये पैसा लगा है। तो चूंकि ये आपको बताया ना कि भाई सब पैसा जो होता है एफडीआई का, मोटे तौर पर उद्योग धंधों आदि में ही लगता है, या एम्प्लॉयज प्रमोशन या जमीन जायदाद या एडवर्टीजमेंट प्रमोशन आदि में ही लगता है, और ये ज़्यादा स्थायी होता है बनस्पति एफपीआई के, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के। चूंकि इसे तुरंत आप बेच नहीं सकते, तुरंत जमीन जायदाद जैसे तुरंत नहीं बेच सकते, तुरंत फैक्ट्री नहीं बेच सकते, उसके लिए टाइम लेना होगा, उसमें भी तमाम तरह के पछड़े नियम हैं। यानी एक बार अगर आप पैसा लगा दिए यहाँ, तो जनरली उस पैसे से आप कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। आप इस पैसे को मैंने अपने उद्योग धंधे, अपने जमीन जायदाद इत्यादि को बेच करके पैसा निकाल करके अपने देश आप वापस जाते नहीं। जबकि एफपीआई वालों का कुछ नहीं जाता, वो शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर को बेचेंगे और पैसा लेकर के अपने घर चलते बनेंगे। तो इस प्रकार से सरकारें अगर सामान बेच करके पैसा कमाती है, तो उनका पूरी तरह से 100% उनका हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे देश के भीतर जब चाहे जैसे चाहे लगा सकती हैं। जैसे इस समय चीन के पास लगभग 3000 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर
विदेशी मुद्रा का भंडार है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। तीसरे नंबर पर यूएई है। इनका भी 1000 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा का भंडार है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत अभी इस मामले में चीन से 5 या 6 गुना पीछे है। अब देखना है आने वाले समय में भारत एक लोकतंत्र भी है। यहाँ विरोधी दलों की भूमिका हुआ करने की प्रवृत्ति यहाँ ज्यादा है। देखना है आगे क्या होता है। ग्रामीण विकास में आपको बताया है खरीफ के उत्पादन से ओवरऑल कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। खरीफ का उत्पादन 1647.05 मीट्रिक टन हुआ है, जो कि काफी वृद्धि को दर्शाता है। और इस प्रकार से 89.37 मीट्रिक टन ज्यादा पैदा हुआ है। दूसरे शब्दों में 89.37 मीट्रिक टन अधिक पैदावार हुई है खरीफ में पिछले साल की तुलना में। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका एनालिसिस करें, जिससे कृषि उत्पादन उसका वार्षिक यानी सालाना जो उसकी सालाना वृद्धि दर जो कि 4% के लिए भारत तरसता रहा है, 3.8% एनुअल ग्रोथ रेट उसमें अचीव कर लिया गया है। और इस प्रकार से कृषि कोरोना के बाद से कृषि में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कृषि ने ही कोरोना पीरियड में भी संभाला था और वो अब भी संभाल रहा है। वो तो मेन स्टे है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अब रही बात धन आपूर्ति की यानी मुद्रा आपूर्ति की, तो वो भी 9.3% यानी ज्यादा पैसा बाजार में आरबीआई ने डाला है या बैंकों ने डाला है, तो वह 9.3% की वृद्धि दर उसमें दिखाई गई है। भाई ज्यादा कंज्यूमर आएंगे, ज्यादा चीजों को खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो यह 9.3% है। हालांकि भारत को विकसित देश बनने के लिए 8% एनुअल ग्रोथ रेट की जरूरत है, जो कि केवी सुब्रमण्यम जो कि पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उनके अनुसार इस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन जी हैं, जो कि उनसे अधिक उम्र के हैं। पिछले साल जो थे वो तो आईबीएस से भी जुड़े हुए थे, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल या इंडियन बिजनेस स्कूल। आईबीएस हैदराबाद से जुड़े हुए थे, इंडियन बिजनेस स्कूल उसका नाम है। आईबीएस उससे जुड़े हुए अर्थशास्त्री रहे हैं। उनकी उम्र 50 से कम की थी, इनकी उम्र 50 से ज्यादा की। ये तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। तो इस प्रकार से केवी सुब्रमण्यम के अनुसार अगर भारत 8% एनुअल ग्रोथ रेट जो कि 2026 से पॉसिबल है अचीव कर लेता है, तो 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बन सकता है। अब देखना है कि भारत इसे अचीव कर पाता है कि नहीं। बीच बीच में तमाम तरह की बीमारियां आती रहती हैं, अफवाहें फैलती रहती हैं। भारत लोकतंत्र भी है, यहाँ हुआ करने वालों की संख्या विरोधी दलों में ज्यादा है। वो कभी भी वर्तमान सरकार के किसी फैसले की सराहना तो करेंगे नहीं, उसमें कोई न कोई मीन मेख निकालते ही रहेंगे। बहरहाल तो कृषि की वार्षिक विकास दर 3.8% रही है। खरीफ उत्पादन में तेजी के कारण ये देखने को मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात भी कही गई है कि भाई ऊर्जा क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व के कारण, चीन के दबदबे के कारण भारत में वो विकास नहीं अचीव कर पाया है। भारत वह विकास दर नहीं अचीव कर पाया इस क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में या एनर्जी तो कई चीज़ों से आती है। सौर ऊर्जा से भी आती है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी है, आणविक स्रोत भी है, परमाणु स्रोत जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, और भी डीजल पेट्रोल से ऊर्जा मिलती रहती है। तो उसमें चीन के दबदबे के कारण ये हो नहीं पा रहा था, चूंकि हम तो चीन से बहुत सारे सामान खरीदते हैं अब भी, जो कि बिजली के बने सामान हैं और जो इलेक्ट्रिक उसमें लगते हैं, इलेक्ट्रिक आपूर्ति में लगते हैं यानी बिजली की आपूर्ति में लगते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर तक भी शामिल हैं, वो भी हम चीन से मंगाते रहे हैं। तो कहा यह गया है
कि भारत का जो निर्यात है वह जल्दी ही बढ़ेगा और इसके लिए भारत के निर्यात को 6% वार्षिक बताया गया है। 6% वार्षिक की दर से भारत का निर्यात बढ़ा है। माने पिछला अनुमान नहीं है, वह वास्तविक अचीवमेंट है। तो 6% की दर से बढ़ा है। नवंबर 2024 तक का आंकड़ा है ये। तो ये 1-2% और ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, फिर भी 6% कम नहीं है। इसमें जो सर्विस सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट 12.8% की दर से बढ़ा है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इसको भी 15% से ऊपर रहना चाहिए था। अगर इतना रहता तो माना जाता भारत का सर्विस सेक्टर या सर्विस एक्सपोर्ट, जिसमें जहाज रानी, बीमा, ये सब चीज़ें आती हैं जो विदेशों में भारत प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, योगा हैं, इंग्लिश स्पोकन सिखाने वाले लोग हैं, ये सब सर्विस सेक्टर के हिस्सा हैं। या पढ़ाने लिखाने जो गए हैं या जाते हैं भारत से, वो सब सर्विस एक्सपोर्ट के हिस्सा हैं। इस मामले में 12.8% की वृद्धि रिकॉर्ड दर्ज की गई है। वृद्धि दर ये पिछले साल नवंबर 2024 यानी पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच का आंकड़ा है, जो कि काफी खुशी देने वाला है। इसके अलावे बेसिक स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या सेंसेक्स कहते हैं, इसमें भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। कहा जा रहा है इसमें कैपिटलाइजेशन GDP के 136% की दर से बढ़ा है। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? यानी आपके शेयर का मूल्य। उदाहरण के लिए आपकी कीमत बाजार में जो होगी वही कैपिटलाइजेशन। सरल भाषा में, नए वगैरह के गणित में मत उलझिए। किसी कंपनी के शेयर की जो कीमत ऑफर की जाएगी बाजार में, वही वास्तव में कैपिटलाइजेशन को बताएगा। जैसे अडानी साहब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था कैपिटलाइजेशन के MCAP भी उसको बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के ही आधार पर बनाए हुए थे, जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद गिर करके 25 से 26वें स्थान पर पहुंच गए थे। यानी दूसरे शब्दों में, बाजार में उनकी हैसियत, उनके कंपनी की हैसियत एकदम मटिया मेट हो गई थी, या कह सकते हैं चौपट हो गई थी। लेकिन फिर से उठ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे शेयर बाजार में उनकी हैसियत बढ़ेगी, वैसे वैसे उनके कंपनी की हैसियत बढ़ेगी और उनकी भी हैसियत बढ़ेगी, उनके शेयरों की कीमत भी बढ़ती जाएगी। इसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो 136% की दर से कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP में, यानी जो भारत का समग्र आर्थिक विकास है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें 136% कैपिटलाइजेशन का रेशियो है, जो कि खुश करने वाला है। यह चीन की तुलना में और ब्राज़ील की तुलना में ज़्यादा है। चीन में 65%, ब्राज़ील में 37% की दर से स्टॉक एक्सचेंजेस में वृद्धि हुई है, यानी शेयरों की खरीद में वृद्धि हुई है, जबकि भारत में 137% रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का जो ग्रोथ रेट है वो 6% के आसपास रहा है, जो कि फिर भी माने PMI के अर्थ में इसको मेजर करते हैं, लेकिन फिर भी ये खुश करने वाला है। औद्योगिक क्षेत्र का ये विकास दर आप कह सकते हैं, कृषि विकास दर 4% तो हम नहीं प्राप्त कर पाए, उससे नीचे, लेकिन फिर भी 3.8 भी कम नहीं है, और ये 6% भी कम नहीं है। हालांकि इसको 8 से 9% होना चाहिए था, लेकिन 6% भी कम नहीं है। जो व्यय में वृद्धि हुई है, लोगों के व्यय जो पॉकेट से पैसा निकाल कर बाजार में विभिन्न आइटम पर खर्च करते हैं, वह 15% की दर से वृद्धि हुई है। उसमें जो स्वास्थ्य जो व्यय है, यानी स्वास्थ्य पर होने वाला जो खर्च है,
वो 29% से 48% के बीच रहा है। यानी यह भी काफ़ी ज़्यादा है। माने ये खुशी करने वाला है। माने लोग बीमार पड़े हैं तो अपनी बीमारी में, हालांकि बीमार पड़ना अच्छी बात नहीं है, 29% ही क्यों, 48% ही क्यों, ये तो और कम होना चाहिए। यानी स्वास्थ्य पर खर्चा एकदम मिनिमम होना चाहिए। यानी आपको सर्दी जुकाम भी नहीं हो रहा है, तो 29% से 48% के बीच इसमें स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च रहा है। और बेरोजगारी की दर घटी है, जो 6% से घटकर 3.2% रही है। यानी पिछले वित्त वर्ष में 2023 के कह सकते हैं, यह 6% थी, जो 2024 में घटकर 3.2% रह गई। उम्मीद है 2025 में ये और भी कम होगा। ये तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की बातें थी जो मैंने आपको बताई। आपको आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड अन्य चीज़ों के बारे में भी बताया, बहुत सारे तथ्यों को बताया हमने। फिर से नाम ये याद कर लीजिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार की। मुख्य आर्थिक सलाहकार इस समय जो है वी अनंत नागेश्वरन है, जो कि दक्षिण भारत से ही आते हैं। इसके पहले के वी सुब्रमण्यम साहब थे, वही दक्षिण भारत से ही आते थे। वो 50 साल से कम उम्र के थे इकोनॉमिक एडवाइजर। और जो इकोनॉमिक एडवाइजर होता है वही ब्यूरोक्रेट नौकरशाह की तरह से होता है, आईएएस की तरह से होता है, और वो आईएएस के ऊपर होता है। यानी आईएएस अधिकारी उसी के दिशा निर्देश में आर्थिक सर्वेक्षण या बजट को तैयार करते हैं। उसी की देखरेख में वो आर्थिक नीतियों को लागू भी करता है वित्त मंत्रालय, और वह परामर्शदाता भी होता है। इसीलिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उसको बोलते हैं। तो उसके परामर्श पर वित्त मंत्री काम भी करता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही के टॉप पर, शिखर पर वह स्थित होता है, यह बात भी सही है। अब कभी कभी सरकार उसकी रैंक विभागीय सचिव के बराबर रखती है, उसमें सीनियर कर देती है, या कभी कभी उसकी रैंक जो है राज्य स्तर के मंत्री का हो जाता है। जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के स्वीट विल पर है कि उसके रैंक को कैसे डिसाइड किया जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लैडर में वह शीर्ष पर होता है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड बातें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे, और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम बजट और बजट से रिलेटेड अन्य सामान्य चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।